नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है खबर मिड-डे का। खबर मिड-डे में आज हम बात करेंगे कि बीजेपी की नई नई रणनीति क्या आई है, क्या वाकई इंडिया गठबंधन टिक पाएगा। बीजेपी का सूफी संवाद क्या बनेगी बात। मोदी योगी के भाईजान को लेकर के 2024 में जान फूंकने की पूरी तैयारी अब जमीन पर दिखने लगी है। इस साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है और उससे पहले भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम वोटर्स को लुभाने की तैयारी में जुटी है। भाजपा की पसमानदा मुस्लिम तक पहुंच की कोशिश के बाद सत्तारूढ़ दल ने देश के सबसे बड़े धार्मिक अल्पसंख्यक को ध्यान में रखते हुए एक पूरी तरीके से नया कार्यक्रम शुरू कर दिया है, जिसे सूफी संवाद महाअभियान या सूफी वार्ता का नाम दिया गया। बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे ने 12 अक्टूबर को लखनऊ में सूफी संवाद महाअभियान के तहत एक कार्यक्रम भी आयोजित किया था, जिसमें 100 से ज्यादा दरगाहों के करीब 200 सूफी मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान उनसे पूरे भारत में मुसलमानों तक मोदी सरकार की नीतियों और योजनाओं का संदेश पहुंचाने का अनुरोध किया गया। अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष पूरी तरीके से जमाल सिद्दीकी ने यह बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूफियों को भारतीय परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं। सूफी आम लोगों के बीच रहते थे, बहुलवाद की शिक्षा देते थे और धर्म, जाति, पंथ या विश्वास के बावजूद सभी के प्रति समावेशी थे। वो चाहते हैं कि बीजेपी पीएम के दृष्टिकोण और सरकार की कल्याणकारी नीतियों के बारे में जानकारी साझा करने के लिए देश भर के सूफियों तक पहुंच बनाए। ये पसमानदा से अलग एक विशिष्ट लोग हैं। इसका उद्देश्य सूफी आध्यात्मिक नेताओं के माध्यम से अपने अनुयायियों के बीच भाजपा का संदेश पहुंचाना है, जो समाज के सभी वर्गों विशेषकर मुस्लिम समाज से आते हैं। सिद्दीकी ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य सूफियों को भाजपा में शामिल करना नहीं था, बल्कि उनके साथ एक बातचीत शुरू करना था। हालांकि दूसरी तरफ अगर ध्यान दिया जाए तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन जो है वो पीडीए यानी कि अखिलेश यादव ने जो पीडीए का फॉर्मूला दिया उसके तहत मैदान में उतरते हुए नजर आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर अल्पसंख्यक वोटर्स की बात करें तो हमेशा से अल्पसंख्यक वोटर्स को या तो कांग्रेस का करीबी माना गया या फिर समाजवादी पार्टी का करीबी माना गया। ऐसे में जहां बीजेपी अब लगातार अल्पसंख्यक वोटर्स को साधने के लिए एक विशेष समुदाय को लेकर के टारगेट पॉइंट बना के एक के बाद एक कार्यक्रम करा रही है, तो क्या वाकई बीजेपी भी सपा और कांग्रेस के फॉर्मूले पर आ रही है या फिर कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन से बीजेपी को थोड़ा सा अपने वोट बैंक में कट होने का पूरा अंदेशा मिल रहा है, जिसकी वजह से वो इस तरह के प्रयोगों का इस्तेमाल कर रही है। खैर, ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। फिलहाल हम चर्चा करते हैं कि आखिरकार ये सूफी संवाद कराने के पीछे की क्या वजह है बीजेपी की, और इससे क्या वाकई इंडिया गठबंधन में कोई मुसीबत नजर आ रही है, इंडिया गठबंधन इसे अपनी चुनौती मान रहा है। ऐसे तमाम सवाल हैं जिस पर आज हम चर्चा करेंगे, और चर्चा के लिए हमारे साथ हमारा एक्सपर्ट पैनल जुड़ चुका है। आपको मिलाते हैं हमारे एक्सपर्ट पैनल से। हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी नेता विवेक श्रीवास्तव, कांग्रेस युवा प्रवक्ता प्रांजल तिवारी, सपा प्रवक्ता रविंद्र सिंह। पहले तो आप सभी का इंडिया वॉच में बहुत बहुत स्वागत है। प्रांजल जी, जिस तरीके से सूफी संवाद अब बीजेपी ने शुरू कर दिया है और कहीं ना कहीं बीजेपी के कुछ नेताओं का यह भी मानना है कि हम उन्हें अपनी पार्टी ज्वाइन नहीं करा रहे, बल्कि उनके प्रति जो हमारी नीतियां हैं, जो हमारे पूरे प्रोग्राम हैं, जो भी हम उनके लिए कर रहे हैं उसको पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग इसे किस तरफ ले जा रहे हैं, कैसा देख रहे हैं आप? देखिए स्नेहा जी, पहले तो आपके दर्शकों को नमस्कार। दूसरा ये हमें कहना है जी कि अल्पसंख्यक समाज में आप पसमानदा को ही क्यों, जी आप बंटवारे में क्यों जा रहे हैं? अगर अल्पसंख्यक समाज हमारे देश का है, हमारे देश के वो नागरिक हैं, तो आप उसमें पसमानदा ही क्यों, मतलब पिछड़ा अल्पसंख्यक ही क्यों? आप ये करके क्या बताना चाहते हैं? जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है तो उनका काम है तोड़ने की या तोड़ के जोड़ने की, जोड़ के तोड़ने की, वही राजनीति है और वही वो कर रहे हैं। किसी तरीके से उनको ये लगता होगा कि शायद वो
पासमानदा वोटर्स को या पिछड़े अल्पसंख्यक वोटर्स को लाइव करके वो उनको प्रभावित करके वो कुछ कर सकें, कुछ उनको मिल सके, यही उनकी कोशिश है। लेकिन मैं इनको आश्वस्त कर देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी वालों के कि इनके झूठे कार्यक्रमों से, इनके झूठे वादों से पूरी देश की जनता त्रस्त है। ना उसमें मैं किसी जाति धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, इनके वादा खिलाफी से पूरा देश त्रस्त है। ये प्रदेशों के साथ साथ ये देश से जाने वाले हैं। ये कुछ भी कर लें, इनको भारत देश की जनता इनको बिल्कुल भेजने के लिए तैयार है। ठीक है प्रांजल जी, आपने बार बार पासमानदा समाज का यहाँ पे जिक्र किया, लेकिन अभी जो इनका नया कार्यक्रम शुरू हुआ वो सूफी संवाद कार्यक्रम है, तो क्या माना रहे हैं आप इसे कि क्या ये वाकई सिर्फ एक लोगों को वोट बैंक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ये कहें कि ये सिर्फ नीतियों और अपने प्रोग्रामों को जनता तक पहुंचाने का प्रयास है बीजेपी का? यही तो मैंने आपसे स्नेहा जी शुरू में बोला जी कि ये अल्पसंख्यक सम्मेलन भी तो हो सकता था, बिल्कुल, लेकिन आप पासमानदा सम्मेलन का नाम क्यों दे रहे हैं या पासमानदा वोटर्स पे आप क्यों जा रहे हैं? क्या इसके बाद के जो अल्पसंख्यक बंधु हैं, चाहे वो अगड़े हों या पिछड़े हों, जिस भी क्राइटेरिया में आते हों, क्या वो भारत देश के नहीं हैं? क्या वो भारत देश में उनका वोट देने का अधिकार नहीं है? तो ये इनकी परंपरा रही है तोड़ने जोड़ने की। ये कभी हिंदू में तमाम जोड़ने तोड़ने की बातें रही होंगी, लेकिन इसमें तो बस इतना है कि मैं तो यही कहूँगा कि कहीं ऐसा नहीं कि बहुत कुछ पाने के लिए वो भी खो दें। ठीक है रविंद्र जी, बीजेपी जहां ये कहती है कि हम जातिवाद नहीं करते, हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, ऐसे में पहले पासमानदा सम्मेलन, अब सूफी संवाद, क्या प्रतिक्रिया इसकी इस पर समाजवादी पार्टी की? देखिए स्नेहा मैम, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी कर सकती है जी। सत्ता में बने रहने के लिए हमारे साथ भी रही है। सत्ता में बने रहने के लिए जो भारत विरोधी तत्व थे फजलुर रहमान, उनके साथ भी रही हुई है। अब आते हैं सूफियों के बाते में जी। भारत के श्रेष्ठतम सूफियों में गिना जाता है अजमेर शरीफ को। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 11 अक्टूबर 2007 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों ने उस पूरी दरगाह को उड़ाने का प्रयास किया। उसमें नाम आया हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री जी का, इंद्रेश कुमार जी, जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के समन्वयक हैं, और प्रज्ञा ठाकुर का। इनके साथ में 3 कार्यकर्ताओं का नाम आया, देवेंद्र गुप्ता, भावेश पटेल और सुनील जोशी का। जी। ये 3 लोगों को आजीवन कारावास हुआ। देवेंद्र गुप्ता, भावेश पटेल और सुनील जोशी, बाकी लोग को बरी कर दिया गया जांच की अवस्था में। तो जो लोग सूफियों की सबसे बड़ी दरगाह को उड़ाने का प्रयास करते हैं, वो सूफियों को इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं, ये हास्यास्पद है, कुटिलता है। अगर ऐसा था, सूफियों के प्रति इनको प्यार उमड़ के ही आया था जी, तो मैं प्रदेश के 4 बड़े सूफी संतों की दरगाह का नाम लेता हूँ। देवा शरीफ, किशौसा शरीफ, सूफी साहब की मजार फिरोजाबाद, सूफी हजरत निजामुद्दीन की मजार संत कबीर नगर। कुछ नहीं किया इन्होंने, बल्कि यहाँ पर क्योंकि इन स्थानों पे जिन सूफी संतों का नाम लिया, यहाँ पर आने वाले 70 से 75% लोग हिंदू होते हैं। वो लोग अपने कमाने खाने का साधन ही बनाते हैं, लेकिन उनकी दुकानों को हटवा दिया अतिक्रमण के नाम पे और तंग किया जाने पे। जी। क्या मुंह दिखा के सूफियों से बात करेंगे? हमने 2013 में एक योजना शुरू किया था कि सूफी संतों की मजारों का सौंदर्यीकरण होगा। इसके प्रथम चरण में 20 लाख रुपए खर्च करके हमने झांसी में जीवन शाह बाबा का, कल्याण शाह बाबा का, निवाड़ी शाह बाबा का, इनके दरगाहों का सौंदर्यीकरण किया था जी। अगर सूफियों से इतना प्रेम था तो इन लोगों ने इस क्रम को रोक क्यों दिया? अब चुनाव के समय क्यों याद आ रही है? तो ये लोग मुखौटों पे मुखौटा लगाते हैं। चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। चुनाव जीतने के बाद में फिर वही गुजरात हो जाएगा,
फिर वही पचरुखिया हो जाएगा, फिर वही मुजफ्फरनगर हो जाएगा। तो इसलिए इनके मन में सूफियों के प्रति कोई चिंता नहीं है, इनके मन में इनके अपने वोट और सत्ता की चिंता है। जी धन्यवाद। ठीक है, विवेक श्रीवास्तव जी, जी सुनिए। अब ये जो नया कार्यक्रम शुरू हुआ है इसको लेकर के कांग्रेस बता रही है कि आपको वोट बैंक बनाना है अपना। अभी सपा प्रवक्ता रविंद्र जी कह रहे थे कि आप लोगों को कोई चिंता नहीं है सूफियों की, सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक मजबूत करने के लिए आप लोग ये नई पहल की शुरुआत की है। स्नेहा जी, हम तो पसमानदा समाज में जाते हैं जी और सूफियों की भी जाते हैं बातचीत करने के लिए। इस्लाम में 72 फिरके हैं। जो हमें बुलाते हैं उनके साथ हम बैठ के बातचीत करते हैं। हम किसी से वोट मांगने नहीं जाते, उसकी समस्याएं समझते हैं, जी सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी उसको देते हैं। उन योजनाओं के तहत कैसे उनके समाज के लोगों को मुख्य धारा में जोड़ा जा सकता है, कैसे उनके समाज के लोगों को लाभ पहुंच सकता है, इसकी चर्चा करते हैं। हम उनसे कोई वोट मांगने कि देश के संसाधनों पे पहला हक और संख्यों का है मनमोहन सिंह जी की तरह। हमने कभी मुलायम सिंह जी की तरह इन लोगों के सामने कसीदे भी नहीं पढ़े। और किसी भी समुदाय के पास, किसी भी फिरके के पास अगर वो हमें बुलाते या हमारे साथ बैठते हैं, जी हमारी उनकी बातचीत होती है, इससे विपक्ष के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। आप तो इससे बहुत आगे जाते हैं। आपने कहा हमने मजारों के लिए पैसा दिया। हम किसी ऐसी मजार का समर्थन नहीं करते जी जो सरकारी जमीन पे बनी है गैर कानूनी तरीके से। हम बात कर रहे हैं उनके समस्याएं समझने की, उनको मूल धारा में, मुख्य धारा में लाने के लिए। हम उनको किसी इस तरह की छूट नहीं देने वाले हैं कि आप जाइए जमीन कब्जा कर लीजिए, आप जाइए अतिक्रमण कर लीजिए। जिस तरह के रविंद्र जी ने कहा कि दुकानें हटवा दी, तो हम अतिक्रमण नहीं करने देंगे। हमें कानून का पालन सबसे कराना है। हम सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करते, तुष्टीकरण किसी का नहीं करते। ये दिमाग साफ रख लीजिए। हमारे वार्ता करने का मतलब ये नहीं कि कल बाजार पे आप एक तल्ला और बना लीजिए, ये नहीं चलेगा। आप आए, सरकार की योजनाएं हैं उस पर चर्चा करें। क्या हम उन योजनाओं के तहत आपको लाभ पहुंचा सकते हैं, कैसे आप मुख्य धारा में आ सकते हैं, इसकी चर्चा होती है। हम वोट मांगने नहीं जाते। हमारा काम अच्छा होगा तो आप वोट देंगे, नहीं अच्छा होगा तो नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी का स्नेहा जी काम बोलता है। हमें अपने लिए किसी अन्य तरह के प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है प्रांजल जी, अभी विवेक जी ने कहा कि हमारा काम बोलता है। वो चाहते हैं, आते हैं, हमसे बात करते हैं, हम उनसे अपनी योजनाओं पे चर्चा करते हैं, लेकिन हम ये नहीं कहते कि कोई जमीनों को कब्जा करके मजार बना ले। क्या सरकारी जमीन पे सिर्फ मजार ही बने, क्या मंदिर नहीं बनी है क्या? यही तो बात समझने की जरूरत है भाजपाइयों को। और फिर मैं कहता हूं कि अगर कुछ बना हो, जी हम तो कहते हैं कि अवैध अतिक्रमण किया हो किसी ने, आप धर्म को हटा दीजिए, मजार को हटा दीजिए, मंदिर को हटा दीजिए। तो इस उत्तर प्रदेश में आप स्नेहा जी देखती होंगी, ठंडियों में आपको बहुत से लोग रोडों पे घूमते मिलते हैं। बिल्कुल। आज निकलिए आप, रात में बहुत लोग आपको रोड पे सोते हुए निकलते हैं। तो अगर इनका बुलडोजर अवैध चीजों पे अतिक्रमण कर रहा है, बिल्कुल मैं उनके साथ नहीं हूं अवैधियों के, तो आप उसको गिरा क्यों रहे हैं? उस बिल्डिंग को भी तो आप गवर्नमेंट को दे सकते हो। ये जो रोडों पे सो रहे लोग हैं उनको आप उनके लिए सेवा दे सकते हो। गांवों में आप जो घर बुलडोजर लगा के गिरवा रहे हो उसको भी तो आप बारात घर घोषित कर सकते हो, या वहां के जो जरूरतमंद लोगों की जरूरत है उनको आप दे सकते हो। ये बुलडोजर से गिराना या अवैध कराना ठीक बात है, आप उस पर अगर वो कोई गलत है तो आप कार्यवाही करिए, उस पर कोई मना कहाँ कर रहा है। लेकिन आप उसको गिराकर क्षतिग्रस्त करके आप मतलब क्या, उत्तर प्रदेश एक तो वैसे आपके कार्यकाल में बिल्कुल मतलब यहाँ की स्थिति
श्रीलंका वाली होने जा रही है। देश के साथ उत्तर प्रदेश पहले पे, आप देखिएगा। तो आप ये बने बिल्डिंग को अगर आप किसी के सदुपयोग में दे दीजिए वो ठीक बात है, लेकिन आप उसको सिर्फ आप मीडिया की ब्रेकिंग बनने के लिए आप उसको गिरा रहे हो, या कहीं पर जातीय समीकरण सही करने के लिए, जातीय वोट को कंट्रोल करने के लिए आप गिरा रहे हो, ये कहां तक ठीक बात है। दूसरी बात, अभी विवेक भाई कह रहे थे काफी सीनियर प्रवक्ता हैं हमारे, अच्छी बात है जी। और मुझे लगता है कि हम उनको बड़ा वरिष्ठ और मानते हैं, लेकिन ये मुझे बताएं कि ये क्या प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी टीम की तरह ये झूठ वाला जो प्रोग्राम है, वो हर जगह पे जाते हैं, वही वो बनना उनको मतलब वही वो बनना सोचते हैं। कहीं जाते हैं तो जैसे चाय गए तो चाय बेचना, कहीं आर्मी में जा रहे हैं तो वो आर्मी में बनना जो भी कुछ है उनका, मतलब क्या इन लोगों के लिए अलग सा एक वो बना रखा है क्या कि ये कितना झूठ पे झूठ बोलेंगे। अभी ये कह रहे थे कि हम किसी को बुलाते लाते लेते नहीं जाते हैं, तो ये मुझे बता दें कि बिल्किस बानो के बलात्कारियों को गुजरात सरकार ने मुक्त कर दिया, और उनके ही समर्थन में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुक्त करने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनके समर्थन में रैली निकाला था। तो ये क्या बोल रहे हैं आप, मतलब कम से कम कुछ बोलिए तो उसको समझ के बोल लीजिए। और मुस्लिम, मैं किसी अगड़े पिछड़े की बात नहीं करता, मैं पर्टिकुलर सारे अल्पसंख्यक बंधुओं की बात कर रहा हूं। मुझे जरा ये बता दें कि इनकी पार्टी ने कितने राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी तक बना लिए हैं, कितने मुख्यमंत्री बना लिए हैं, कितने मंत्री बना लिए हैं। इनके मंत्री की तो ये स्थिति है कि वो दिल्ली एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री अल्पसंख्यक की हैसियत से बैठता है और पटना पहुंचते हुए वो पूर्व हो जाता है। ये इनकी हैसियत है, ये इनका काम है। समस्या ये है कि स्नेहा जी ये किसी के नहीं है, ये सिर्फ वहीं के हैं जहां इनका लाभ हो। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि इनका चेहरा बिल्कुल सर्वविदित हो चुका है, सारे धर्म मजहब सबने इनका देख लिया है। ये अपने लाभवादी लोग हैं और इनको बिल्कुल तैयार बैठी है। जिस तरीके से लगातार आप देखती आ रही हैं, अभी ये 6 महीने में 2 प्रदेश से गए हैं, अभी तक ये हिंदू राम मंदिर ये तमाम चीजें रही। 97% वाला हिमाचल ने इनको बुरी तरीके से हरा के भेजा है। तो ये किसी के नहीं है, इनको बिल्कुल तैयार है भारत की देश की जनता, चाहे वो जिस धर्म मजहब की हो। ये किसी के नहीं है, इनकी विदाई तय है, ये जान ले। ठीक है विवेक जी, जल्दी से जवाब दीजिए, फिर रविंद्र जी का पक्ष जानते हैं। स्नेहा जी, इन्होंने कहा कि उन जगहों को खाली करा के वहाँ बेघर लोगों को टिका दीजिए जी। अब हमारे सामने तो भारत पाकिस्तान बंटवारे का एक उदाहरण है उस समय का। पाकिस्तान से आए हुए लोग दिल्ली की मस्जिदों में टिके थे। महात्मा गांधी जी ने कहा कि मुझे परसों सुबह ये मस्जिदें खाली चाहिए, और नेहरू जी ने उनके कहने पे उन लोगों को रात में मस्जिदों से निकलवा दिया। वो लोग गए भी बिरला धर्मशाला। उन्होंने कहा बापू हम परिवार से कुछ जाड़े के रातों में कहाँ जाए। बापू ने उनसे मुलाकात भी नहीं की। हम तो ये उदाहरण देखे कांग्रेस के समय का, फिर घुसने को निकलवा देती है, भाई हमें कह रहे उसमें घुसवा दीजिए, तो चलिए अच्छी बात है, कांग्रेस का बदला हुआ फेवर है, इसको सब अच्छी बात कर रहे हैं, अच्छी बात लगती है। और रही बात बार बार ये कहने की ये जा रहे हैं, लोकतंत्र में स्नेहा की जनता जनार्दन होती है। बिल्कुल, अगर जोशियों के माध्यम से ये फैसले होने लगते, हर राजनीतिक दल कोई जोशी बैठा लेता इन्हीं की तरह। हम अपने काम पे भरोसा करते हैं और हम किसी को ये कहकर के एडवांटेज नहीं देते कि साहब आप अल्पसंख्यक हैं तो आप विशेष हैं। इस देश में रहने वाला सब नागरिक समान अधिकार रखता है। हम किसी को विशेषाधिकार नहीं देते। हमने पहले ही कहा कि हम किसी की तुष्टीकरण की बात नहीं करते। भाई आपने 6 शिक्षा मंत्री भारत के एक लाइन से इसी वर्ग से बनाए, उसका परिणाम ये कि आज आपने ऐसी शिक्षा दे दी है लोगों को, इतना बैंक पतन हो चुका है लोगों का कि लोग अपनी बहन बिटिया नहीं पहचान रहे हैं। अब इसका ठीकरा कांग्रेस के सर फोड़ो कभी मिला जाएंगे। आपने मध्यकालीन इतिहास में ये तक पढ़ा दिया कि जहांगीर ने अपनी बेटी शादी की थी, फला बादशाह हरम में नंगा घूमता था। अब उस कच्चे मस्तिष्क को आप ये बातें पढ़ाएंगे, नैतिकता का कोई पाठ नहीं पढ़ाएंगे, तो जो वयस्क भारत होगा वो कैसा होगा। उसके बीच तो आपने आजादी की बात भी डाल दी है। ठीक है, इस तरह का कोई कृत्य नहीं करने वाले लोग हैं। हम
जो चुनाव जीतेगा उसे टिकट देते हैं, जो जीतने की स्थिति में होता है जो जीतते हैं उन्हें ले आते हैं। ठीक है। कई बात बिल्किस बानो, नहीं सुन लीजिए, जी, बिल्किस जी। बानो का प्रकरण आपने चर्चा किया, उन लोगों ने सजा काटी, समिति ने आगे चलकर उनकी सजा माफ करने का फैसला किया, उनकी सजा माफ हुई। अब किसी का भाई कोई लौट करके आएगा तो उसका लोग स्वागत करेंगे, कोई उसको दुष्कारता नहीं है। तो ये आपकी समस्या है कि आपको बिल्किस बानो के लोग सजा जो काट करके आए हैं उनसे आपको दिक्कत है, आप छाती पीटते रहिए। हमारे पार्टी के लोग थे या कार्यकर्ता थे, दूर के रिश्तेदार जो भी थे हमारे घर परिवार से संबंधित थे, अगर वो लौट जाएंगे तो उन्होंने उनका स्वागत किया। अभी स्वागत आपको नहीं जचता तो आपको मत जचे, जिन्होंने किया उनको लगा कि हमें करना चाहिए। बाकी वो समिति का फैसला सजा माफ करने का, और वो ठीक ठाक 10, 12, 15 साल सजा काटने के बाद निकले, कोई 1-2 दिन में नहीं निकल के आए हैं। ठीक है जी रविंद्र जी, जी लगातार अभी विवेक जी कह रहे थे कि हम सबका साथ सबका विकास पे कार्य करते हैं, हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि हम किसी को अतिक्रमण करने के लिए खुली छूट दे दें। सबसे पहले तो मैं यह कहूंगा, विवेक जी वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, जी तो छाती पीटना, पेट में दर्द, अप्पर जान, मुझे लगता है ऐसे शब्दों से परहेज करना चाहिए उनको। ये उन्हीं के व्यक्तित्व पे ये शब्द प्रश्न उठाते हैं। अब आते हैं इस मुद्दे पे। मुद्दा चल रहा है सूफी संतों का, बात हो रही है जमीन पे कब्जे की। यह स्पष्ट जाहिर करता है कि विषय की जानकारी नहीं है। अब आते हैं, अगर कही दिया आपने जमीन पे कब्जे की, जमीन पे सबसे ज्यादा कब्जा करके पुलिस चौकियां बनी हुई हैं। क्यों बुलडोजर डरता है वहां तक जाने में? वहां पर सबसे ज्यादा अवैध कनेक्शन लगे हैं बिजली के। क्यों विद्युत अधिकारी जाने में डरते हैं? वहां सबसे ज्यादा एसियां लगी हुई हैं। क्यों जाते हैं डरने में? अब मैं अपने मुख्य मुद्दे पे आ जाता हूँ। जी गुजरात में मोदी जी के शासनकाल में जो नृशंस हत्याकांड हुआ, उसमें सूफियों को मजारें भी गिराई गई। क्या वो सूफी भूल जाएंगे? बिल्किस बानो के बारे में अभी झूठ बयान दिया विवेक जी ने। बिल्किस बानो के अपराधियों को आजीवन कारावास की सजा हुई थी, और उस आजीवन कारावास से मुक्त कराने के लिए गुजरात सरकार ने रविंद्र भाई झूठ दरअसल सुबह सुबह ज्यादा अच्छा बोल पाते हैं विवेक भाई, इसीलिए इनको भेजा जाता है सबसे पहले वाली इसमें जगह। न्यायालय का कोई रोल नहीं था। फिर उसके बाद, ये तो मोदी जी की बात है। अब आ जाते हैं वर्तमान मुख्यमंत्री जी में। इन्होंने खड़ा होकर मोहन मुंडेरा गांव जो मुसलमान बाहुल्य था जलवा दिया था, उसका भी फैसला आ चुका है। इनके प्रिय विधायक अतुल सिंह को 5 साल की सजा हो चुकी है। पचरुखिया कांड भूल जाएंगे, जहां पर जाके वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने कब्रों को खुदवा दिया था। मलियाना कांड भूल जाएंगे, जहां 72 मुसलमान मारे गए थे। ज्यादातर, अगर ये पासमानदा कहते हैं तो इसमें से लगभग सभी पासमानदा थे। और एक कुएं में ही लगभग 40 मुसलमान मार दिए गए थे। भारतीय जनता पार्टी ने जो चार्जशीट लगाई, विश्व की अनोखी चार्जशीट है कि किसी ने किसी को मारा ही नहीं, तभी 72 लोग मर गए जी और 41 अभियुक्तों को छोड़ दिया इन लोगों ने। अभी अभी बाराबंकी में, आज से करीब लगभग 1.5 साल पहले, बाराबंकी में एक मस्जिद को ढहा दिया इन लोगों ने। बगल के राज्य में मजार जिहाद चला रहे हैं। क्या यही बता के सूफी संतों को आगे ले जाएंगे? यही बता के सूफी संतों को अपने साथ जोड़ेंगे? तो इनका चरित्र उजागर है। हिंदुओं के खिलाफ कौन सा काम नहीं करते हैं? हिंदुओं के देवी देवताओं को गाली देते हैं। हिंदुओं के सब मंदिर को गिरवा दिया काशी जी में इन लोगों ने। तो इनका चरित्र जो है किसी धर्म के प्रति नहीं है, ये किसी धर्म के प्रति निश्चित नहीं है। ये केवल सत्ता के प्रति निश्चित है, सत्ता लोलुप है। सत्ता पाने के लिए दंगा, लगातार दंगा करवाते रहे हैं। और रविंद्र जी, अभी आपने सूफी संतों को लेकर के संवाद की बात की, और इससे पहले जब जमीन अतिक्रमण की बात थी तो विवेक जी ने कहा, जब आपने दरगाहों की बात की तो विवेक जी ने कहा कि चाहे वो दरगाह हो चाहे मस्जिद हो, हम सूफियों के साथ हैं, लेकिन हम किसी को अवैध कब्जा नहीं करने देंगे। तो ये किस ओर इशारा था? ये जो अवैध कब्जे की जो बात है जी, इसके लिए स्पष्ट कानून बने हुए हैं। इनके भारतीय जनता पार्टी के कानून की कोई आवश्यकता नहीं है।
भारतीय संविधान में और जमीन के मामले में दो चीज है, सिविल सीपीसी बोलते हैं, सिविल प्रोसीजर कोड, जी और लोकल एक्ट। तो पहले से इसमें कानून बने हुए हैं, कोई भी नहीं कर सकता है अवैध जमीन पे निर्माण। तो अब इसके लिए इनके कहने की आवश्यकता क्या थी? मैं ये जो कह रहा हूँ, जी जो अवैध कब्जे पे जो पुलिस चौकियां बनी हुई हैं, हिम्मत है तो गिरा के एक भी दिखाइए ना। ठीक है। 100% पुलिस चौकियां अवैध निर्माण है। हिम्मत तो करके दिखाइए, पता लगेगा आप पे कितना। लेकिन ये विषय नहीं था, इस विषय को इससे नहीं जोड़ा जाना चाहिए। बिल्कुल। रविंद्र जी, अभी विवेक जी ने कहा कि अन्य पार्टियां तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं और इनको लेकर के सिर्फ वोट बैंक बनाने की बात करती हैं, जबकि बीजेपी ऐसा नहीं करती है। इसका भी जवाब दीजिए, फिर विवेक जी का पक्ष जानते हैं। पहली बात तो इनको तुष्टीकरण का मतलब ही नहीं मालूम होगा। अगर ये बता देंगे तो मैं डिबेट छोड़ के चला जाऊंगा। तुष्टीकरण क्या चीज होती है, ये तो एक शब्द रट लिया है जी तो तुष्टीकरण का मतलब ही नहीं मालूम होगा क्या होती है तुष्टीकरण। तो ऐसा कोई पार्टी भारत में जो ईसीआई में रजिस्टर्ड पार्टियां हैं जी कर ही नहीं सकती हैं। अगर करेंगी तो उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जवाब लेते हैं विवेक जी से। विवेक जी, जी अभी रविंद्र जी ने एक बड़ा सवाल पूछा है कि सबसे पहले ये बता दें कि तुष्टीकरण का मतलब क्या है। उसके बाद उन्होंने तमाम आरोप भी लगाए कि आखिरकार ये कैसा अल्पसंख्यकों के साथ न्याय कर रही है बीजेपी सरकार, और कौन सी पीएम मोदी की नीतियों को और उनकी योजनाओं को पहुंचाने का काम कर रही है। उन्होंने बहुत सारी चीजें बता दी, जवाब दीजिए। सारी पहली बात तो स्नेहा की उन्हें जी अब्बा जान जैसे शब्द से दिक्कत हुई थी, जी तो मैं पूछना चाहता हूँ कि अब्बा जान कोई असंसदीय शब्द है क्या? चलिए आगे बताता हूँ। जी उन्होंने कहा, मैं बता दे रहा हूँ, मैं रोक रहा हूँ। ये पिछले डिबेट में मुझको कह चुके हैं। सुन लीजिए, आपने कहा है, आप मुझको कह चुके हैं, आपको नहीं कहना चाहिए था। मैं भी एक प्रवक्ता हूँ। सुनो भाई, सुनो। आपने कहा बहुत से कानून हैं, भारतीय जनता पार्टी के कानून की कोई आवश्यकता नहीं है ऐसे अवैध आक्रमण को हटाने के लिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट अपने खुद के परिसर में बने मजार को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को एप्लीकेशन लिख रहा है अवैध मजार के लिए। ये दृश्य है इलाहाबाद उच्च न्यायालय के परिसर का। तो अब अवैध आक्रमण की समस्या कितनी गंभीर है जी एक कहानी से आपको उसकी वानगी का अंदाजा हो जाना चाहिए। और रुक जाइए, मैं इनकी सारी बातों का उत्तर दूंगा। ये कहते तुष्टीकरण का क्या अर्थ होता है? जब राज सत्ता किसी ऐसे वर्ग के संघर्ष से सीधे बचने के लिए उसको अत्यधिक रियायतें दे जो नहीं देना चाहिए, वो तुष्टीकरण की परिभाषा के तहत आता है, उसको तुष्ट करने के लिए। एक दूसरी चीज, हमने अपनी पहली लाइन में कहा कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं। हम तुष्टीकरण किसी का नहीं करते। हमने पसमानदा से बात की, हमने पसमानदाओं के बीच निगम चुनाव में टिकट भी बांटी, हमने सूफियों से बात की। सूफी इस्लाम का वो चेहरा जिससे आप संवाद कर सकते हैं। अन्य जो फिरके हैं उनकी कट्टरता कुछ ज्यादा है, उनसे आपको बात करने में भी समस्या है जी वो आपस में बात करने को तैयार नहीं है। सुन्नियों में जो फिरके हैं, शियाओं में जो हैं, और बरेली, देवबंदी, वहाबी, इनकी आपस में किसी बात करने की नहीं है। रविंद्र जी मुस्कुरा रहे हैं, मुझे इन तमाम फिरकों के साथ कभी न कभी रूबरू होने के अवसर मिले हैं। सुन्नी सफेद झूठ बोलेंगे तो मुस्कुराएंगे है ही, क्या सुन्नी करेंगे। कहता है कि मजार पे नहीं जाना चाहिए, जी मजार हराम है। बरेलवी कहते हैं कि साहब हुजूर के समय तो आप भी नहीं थे, आपके पिता भी नहीं थे, तो क्या आप हराम हैं, आप नाजायज हैं? ऐसी तमाम बातें इन लोगों के मौलानाओं की जो मजलिसों में होती है, आप इनका कभी संवाद करा ही नहीं सकते। इसलिए जो जिस फिरके से, जिस लोगों से संवाद हो पा रहा हम कर रहे हैं, और हम कुछ उन्हें देने नहीं जा रहे। हमने सिर्फ ये बताया कि भारत सरकार की, प्रदेश सरकार की
किन योजनाओं का लाभ उनको लोगों को मिल सकता है और वो राष्ट्र की मूलधारा में आ सकते हैं। हम कोई मुलायम सिंह जी की तरह ये नहीं कहने वाले कि हर चौकी में एक मुस्लिम दरोगा होगा। अला भले की लिस्ट निकलने पे सब यादव जी लोगों के नाम हो, घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने, हम ऐसा कोई कार्य नहीं करते। हम तो कहते हैं और जियाउल हक की हत्या करवा दे कुंडा में, हम ये भी नहीं करते। तो कहने का मतलब ये है जो है उसी में बात करेंगे, जी हम आपको कुछ अलग से देने नहीं जा रहे हैं। तो ये जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति करने की ट्रैक पर चलने वाले हैं, जी ये बात उनके समझ से परे। ये सोचते कि गए हैं कुछ दे करके कुछ मिला लेंगे। अरे नाम मिलाने गए ना कुछ देने गए हैं। हमने तो बात की है, ये बताया कि भाई देखो ये चीजें हैं, इसमें आपको क्या मिल सकता है, किसमें आप जुड़ सकते हैं, कैसे आप राष्ट्र की मूलधारा में आ सकते हैं। हम इस पर चर्चा करते हैं, न हम कुछ देने गए हैं न लेने गए। ठीक, जी। और कोई प्रश्न बताएं, मैं उसके उत्तर दे दूं। ठीक है जी। रविंद्र जी, जी विवेक जी कह रहे हैं और कोई सवाल हो तो मैं उसके भी उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। अब उत्तर आएगा तब ना दे पाएंगे। पूछा तो था पुलिस चौकी क्यों नहीं गिरवा रहे हैं, तो उत्तर क्या देंगे? पुलिस चौकी अगर कोई समुचित जानकारी होगी उत्तर तो तब दिया जाएगा ना। ये बचकाना बयान है। अब मैं पूछ रहा हूँ, एक ये कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, उस पर मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, एक आंकड़ा बताते हुए। इन्होंने सबका साथ सबका विकास किया है। जी अभी एक रिपोर्ट आई है भारत सरकार की, जिसमें बताया गया है कि 10% लोगों के पास भारत की 57% संपदा है और मात्र 50% लोगों के पास 13% ही संपदा है। इस 10% में से जिनके पास 57% संपदा है, इस 10% में 1% लोगों के पास में 21% की संपदा है। यही है सबका साथ सबका विकास। इसी को ये कहेंगे सबका साथ सबका विकास। अगर ऐसा था तो आपने 10 साल में इस चीज को सुधारने का प्रयास क्यों नहीं किया? ये जो 50% जिनके पास 13% संपदा है, इनके पास बढ़ के 50% संपदा हो जाए। ये लोग रईस हो गए ना, इससे अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है सबका साथ सबका विकास का? ठीक है रविंद्र जी जवाब लेते हैं, फिर प्रांजल जी का पक्ष जानते हैं। जी विवेक जी जवाब दीजिए। स्नेहा जी, रविंदर जी आज पढ़ के नहीं आए हैं जी कह लीजिए कि इनके पास उनसे बोलने के लिए शब्द नहीं है। ये जो आंकड़े समय अब दे रहे हैं जी ये कोई आज के आंकड़े नहीं, हमेशा से पूंजीवादी व्यवस्था में ये आंकड़े रहे हैं। हम लोक कल्याणकारी शासन के तहत हमने किसी को भूखा नहीं सोने दिया कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के समय से आज तक। ठीक है। जबकि पूर्ववर्ती सरकारों में रोज अखबार खोलिए रोज लिखाई होता था फला परिवार भूख से मर गया। हमने अपने शासन में जिलाधिकारी को इस मौत की जिम्मेदारी दी और आज हम गर्व से कहते हैं कि हमने अपने लोक कल्याणकारी शासन में पिछले 9.5 साल में किसी को भूखा नहीं सोने दिया। तो ये लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा इनके समझ से परे है कि तुष्टीकरण वाले लोग हैं। आज इनके पास बोलने के लिए शब्द नहीं है, तो आप पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ भाग रहे हैं। जो आंकड़े दे रहे हैं ये आंकड़े कोई 10 साल के नहीं कि 10 साल में धीरू भाई अंबानी बन गए, अडानी बन गए। ये 95 से बंदरगाह चला रहे अडानी साहब, उसके पहले वो आनंद भवन में मालिकगिरी थोड़ी करते थे उनके पूर्वज। ठीक है आते हैं मुद्दे पे वापस। प्रांजल जी जी बार बार विवेक जी कह रहे हैं कि हम किसी को अपनी पार्टी नहीं ज्वाइन करा रहे हैं, हम बस सबको उन योजनाओं के बारे में बता रहे हैं और सबको जागरूक कर रहे हैं। तो यही तो मैं पूछ रहा हूँ ना जी कि मुस्लिम भाइयों में सिर्फ पासमानदा और सूफी भाई ही आते हैं। वो तो कह रहे हैं हम सबके विकास की बात कहाँ कर रहे कह रहे थे? अभी तो वो कह रहे थे, अभी तो वो हमें तो ऐसा लगता है कि वो मुस्लिम भाइयों से ज्यादा उनके धर्म के बारे में जानते हैं। अभी क्या क्या नहीं बता दिए कि वो आपस में लड़ते हैं, मानते नहीं हैं। सब कुछ झूठ था, कुछ भी वो नहीं सही कह रहे थे। ऐसे हम किसी के धर्म का मजाक बनाना, मुझे ऐसा नहीं लगता है। एक जिम्मेदार चैनल पे बैठ के ये इनके मानसिकता को दर्शाता है, इनके पार्टी की मानसिकता को दर्शाता है। दूसरी बात ये अभी जो लगातार बिना अर्थ के बिना मतलब की बातें कर रहे थे, एक भी इसमें सही नहीं था। इन्होंने बिल्किस बानो का जो जवाब था रविंद्र भाई ने भी किया था, अभी उन्होंने टोका था, सरासर झूठ है। उसको जबरन सरकार ने, वहां गुजरात की सरकार ने उसकी सजा मुक्त किया हुआ था। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने
भाजपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उसका जो है स्वागत यात्रा या तमाम जैसे जगहों पे किए थे। मेरे एक भी प्रश्न का जवाब नहीं दिया है। फिर से इनसे मैं पुनः कर रहा हूं कि ये अगर मैं अगड़ा पिछड़ा ये सब बातें ना करके, अल्पसंख्यक भाई हमारे इस देश के हैं और मैं ना उसमें अगड़ा पिछड़ा किसी को नहीं, मैं इनसे सीधे अल्पसंख्यक समाज से संबंध रखने पे मैं इनसे पूछता हूं कि ये मुझे इतना बता दें कि इनकी पार्टी ने कितने मंत्री, कितने मुख्यमंत्री, कितने राष्ट्रपति या कितने राष्ट्रीय अभी अध्यक्ष। तो उसका जवाब दिया विवेक जी ने। कहाँ दिया? विवेक जी ने नाम कहा बता देना। कि विवेक जी ने कहा तो कि जो जिस लायक होता है, जिसकी जितनी पकड़ होती है हम उस हिसाब से टिकट दे देते हैं। तो मतलब अल्पसंख्यक समाज मुख्य धारा में नहीं इनकी पार्टी में हो सकता है, वो मंत्री नहीं बन सकता है, वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है, वो राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रपति, शिक्षा मंत्री, तमाम ऐसे पदों, तमाम केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, अनगिनत तो विधायक, उसके बारे सांसद, में भी अभी क्या विवेक जी हमारे कह रहे थे कि हमारे वो हमारी नैतिकता खत्म हो गई। मैं ये कहता हूं कि परमांदा और सूफी की बात करते हैं, ये उसी समाज में मुझे बता दे अगर ये बड़ा वहां पे जाके सम्मेलन ये चीजें कर रहे हैं, उनमें इन्होंने अभी तक 9 साल में ही बता दिया जब कभी रहे हो कितना इन्होंने भी किया है। मैं तो गिना सकता हूं, मुझसे बहुत वरिष्ठ है, शायद इनको नाम की जानकारी होगी, नहीं होगी तो मैं दूंगा, मैं बैठा हूं, लेकिन इसका इन्होंने जवाब नहीं दिया है। और दूसरी बात, शहनवाज जी का मामला सर्वविदित है, इन्होंने कितना अल्पसंख्यक समाज के लिए किया है कि यहाँ मंत्री बन के वो, इस पे भी इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि है नहीं। यहाँ पे वो फ्लाइट पे बैठते हैं और पटना उतरने, यहाँ पर मंत्री होके बैठते हैं, वहां पर उतरते हैं तो पूर्व मंत्री बैठते हैं। तो यही इनका अल्पसंख्यक का, इनके अल्पसंख्यक समाज में यही इनका काम है। और जहां तक अभी बड़ा जो है विवेक भाई बार बार मैं इनको तीसरी या चौथी डिबेट पे देख रहा हूं कि कोई एक कहते हैं कि दाने क्या भुजाने, ऐसा कुछ करके। विवेक भाई मैं आपको बता दूं, दाने आपके लगातार खत्म हो रहे हैं, उसको अगर बचा पाइए कैसे। झूठ उठी तो बोल के आप लोग बचाते हैं, इसी का तो प्रशिक्षण चलता है आपके पास, आप बहुत अच्छा झूठ बोल लेते हैं, इसलिए पहली डिबेट पे आपको भेजा जाता है। तो दाने आप बचाइए, देश आपकी हरकत, आपके काम, आपके इरादे, हर चीजों को जान गया है और वो बिल्कुल आपको, मैं इस जिम्मेदारी, इस चैनल पर जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मेरी सीटें कितनी आएंगी 5 सरकारों में अभी उसका स्पष्ट जवाब नहीं दे पाऊंगा। थोड़े नजदीक आने पे मैं उसको भी बैठ के दूंगा, लेकिन इतना मैं जवाब गारंटी के साथ दे रहा हूं स्नेहा जी कि ये 5 राज्यों में 5-0 भाजपा, जीरो इनकी सरकार का जो नंबर होगा वो 0 होगा। ठीक है, तो ये झूठे बयानबाजी बंद करें, मतलब की कोई बात कर लें। विवेक जी जवाब के साथ मुद्दे पे फाइनल कमेंट। स्नेहा जी ये मुस्लिम मुख्यमंत्री की बात करते हैं जी, इन्होंने बिहार में एक मुस्लिम मुख्यमंत्री दिया था, उसमें नारा लगता था कि हाथ में लवनी मुंह में पान, गफूर चचा की क्या पहचान, ये पहचान जी, उन्हीं के बाद वहाँ पे लाठी चार्ज हुआ था, जयप्रकाश जी ने संपूर्ण क्रांति आंदोलन छेड़ा था। तो इनके मुस्लिम मुख्यमंत्री के समय का किस्सा तो मैं बता दे रहा हूँ बिहार का जी। 6 मुस्लिम शिक्षा मंत्रियों को बता दिया और जिन इंस्टीट्यूशन से निकाल करके ये ले गए, देश के उपराष्ट्रपति और शिक्षा मंत्री और राष्ट्रपति तक ले गए जी, उस इंस्टीट्यूशन में ये भारत की संवैधानिक आरक्षण व्यवस्था आज तक लागू न करा सके। अलीगढ़ ये जवाब है इनका, देखिए स्नेहा जी, दलितों को, ओबीसी को आरक्षण आज तक नहीं लागू है, इन्हें इससे कभी शर्म नहीं आती। ये दलितों की, ओबीसी की बात, पिछड़ों की बात किस मुंह से करते हैं और रविंदर जी कैसे इनके साथ गठबंधन में शामिल है इस मुद्दे पे, हम इसको चुनाव में इनको बताएंगे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जिससे ये निकाल करके ले जा करके लोगों को उपराष्ट्रपति, भारत का शिक्षा मंत्री, राष्ट्रपति तक ले गए, जी, उसी इंस्टीट्यूशन में ये दलितों को, पिछड़ों को आरक्षण आज तक नहीं दिला सके भारत की संवैधानिक व्यवस्था के तहत, उस पर इन्हें लज्जा नहीं आती। अब रविंदर जी कहेंगे लज्जा सब संसदीय नहीं है, अभी वो निकाल के बताएंगे। खैर मेरे जो शब्द हैं वो मेरे हैं, मैं जितना पढ़ा लिखा हूँ, मेरी जितनी जानकारी में उस हिसाब से शब्दों का चयन करता हूँ। ठीक है, ये लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ज्यादा संविधान देखता है। आज तक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में आरक्षण संविधानता क्यों नहीं लागू हुआ? ठीक है विवेक जी, इनके सवाल का जवाब दीजिए। बार बार प्रांजल जी कह रहे हैं कि आप जवाब नहीं दे रहे हैं, वो पूछ रहे हैं आखिरकार आपके
कार्यकाल में क्यों मंत्री, मुख्यमंत्री या कितने अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक समाज से, जरा विस्तार में बताइए। हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे के हर जगह प्रदेश में अध्यक्ष हैं जी हर जगह जिलों में अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। विषय ये है कि हम जात या धर्म देख करके टिकट नहीं बांटते, जो जीत सकता है उसको टिकट देते हैं। तो विवेक भाई ये बताइए ना कि अल्पसंख्यक समाज से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, किसी में इतनी मतलब उनमें प्रतिभा नहीं है कि जो सिर्फ मोर्चे में ही वो रह सकता है। सिर्फ अल्पसंख्यक या पिछड़ा या दलित जो भी मोर्चा है वो सिर्फ मोर्चे में ही हो सकता है। वो किसी संवैधानिक पद पे या किसी मंत्री, मुख्य या विशेष पद पर नहीं हो सकता है। उनमें प्रतिभा नहीं। आप कहना क्या चाहते हैं? आप कहना क्या चाहते हैं ये बताइए। भाई आपको ज्यादा आपकी रिश्तेदारियां, हमारी रिश्तेदारियां नहीं है वहाँ पे। हम बता रहे हैं आपको, परेशान न हो, सुन लीजिए उत्तर। हमारे यहाँ जो दल में काम करता है उसे पार्टी जहाँ। अब आप एकदम फ्रस्ट्रेट हैं, आपके पास जवाब नहीं है। अब रिश्तेदारी, नातेदारी, संसदीय कार्य राज्य मंत्री रहे, सारे दायित्वों पे रहे, सिकंदर दत्त जी रहे, बहुत से लोग रहे। अभी यहाँ पे दानिश अंसारी उत्तर प्रदेश में हम संसदीय राज्य मंत्री हैं। हाँ, बिल्कुल दानिश जी हैं। एक आध और नाम बताइए, एक आध कोई और नाम बता दीजिए। राजनीति नहीं करते, ठीक है, तो पहले बता दिया। आप तुष्टिकरण के लिए राजनीति नहीं करते। आप हैं तो आपको मौका मिलेगा। मौसम नजार है, बहुत लोग हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, पद पे बने हैं। अभी आपको जानकारी, हज कमेटी के चेयरमैन भी हैं। मालूम है, मंत्री के समय हज कमेटी के चेयरमैन खूब मालूम है। जी दायित्व इधर बदलता रहता है लोगों का, कोई इधर होता कोई उधर जाता है, ठीक है, चलता रहता है। शाहनवाज जी पे भी बता दीजिए कि दिल्ली में बैठते हैं तो मंत्री होके, पटना पहुंचते हैं तो पूर्व मंत्री हो जाते हैं। बता दीजिए काहे केंद्रीय मंत्री से उनको डिमोट करके बिहार में भेजा और उनको। यही है आपका अल्पसंख्यक प्रेम, यही है। आप बताइए ना। वो पर दिल्ली पर बैठते हैं तो वो मंत्री होते हैं, पटना 2.5 घंटे के सफर के बाद पूर्व मंत्री हो जाते हैं। भाई सरकार चली गई तो हम क्या करेंगे? सरकार चली क्यों गई? अगर आप बड़े लोक कल्याण का आप बोलते हैं ना, लोक जन कल्याणकारी, तो अगर आप लोक जन कल्याणकारी थे तो आपके ही सहयोगी लोगों ने कैसे आके कांग्रेस के साथ या और दल के साथ सरकार बना लिया? चार चोर मिल करके कोई गठबंधन कर ले, लालू यादव जैसे, ठीक है, ठीक है, 12 चोरों से सरकार चली जाए तो हम क्या करेंगे? उसका फैसला ठीक है। इतना विवेक भाई झूठ बोल के। 12 चोर सजा याफ्ता, बेल पे सजा माफी वाले अगर मिल जाएं, इसका फैसला तो जनता ने करेगी। आप नहीं दे पाएंगे विवेक भाई जवाब। अभी जल्दी में दिल्ली के भाजपा के सांसद ने दानिश जी के साथ क्या हरकत लोकतंत्र के मंदिर में की हुई है, क्या जवाब आप देंगे? प्रांजलि हमारे हाथ विषय नहीं है। ठीक है, अब आप विषय ढूंढने लगे। प्रांजल जी, ठीक है, प्रांजल जी, विवेक जी मुद्दे पे रहिए, मुद्दे पे रहिए, ठीक है, जनता ने किया ना आपको। ठीक है विवेक जी, ठीक है। मुद्दे से भटकाने वाला कौन व्यक्ति है? प्रांजल जी, ठीक है जी। रविंद्र जी, मुद्दे पे फाइनल कमेंट। देखिए, हम लोग सूफियों पे आधारित थे, बहुत बड़ी विषय था जी, को पूरी तरीके से डिरेल कर दिया गया केवल विषय की जानकारी नहीं होने के नाते। एक बहुत बड़ा समाज है सूफियों का भारत में जी, जो धार्मिक एकता का काम करता है, लेकिन वह सबसे ज्यादा वंचित शोषित है। उसके पास ना खाने को है ना पहनने को है, लेकिन तब भी अपना काम बहुत ईमानदारी से करता है। उसके लिए इन लोगों ने कोई योजना नहीं बनाई। जो योजना हमने 2013 में बनाई थी उस योजना को भी खत्म कर दिया। जो हिंदू मुसलमान या अन्य धर्मों के बीच में भी, सिख ईसाई के बीच में भी एक पुल का, सेतु का काम करता है जी। अगर उस समाज के बारे में हम नहीं सोचेंगे तो हम देश का अहित करेंगे। इनके एक प्रश्न का जवाब मैं दे दूं, इस विषय से जुड़ा नहीं है, बार बार पूछ रहे हैं अलीगढ़। इसके लिए इनको जाके यूजीसी की गाइडलाइन पढ़नी पड़ेगी। उसमें अल्पसंख्यक जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं उनमें रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं है। ऐसा आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। एक बार फिर इसके खिलाफ गए थे 14 जनवरी 2018 को। तो ऐसे बेकार की बातें करते हैं, भड़काने वाली, उन्माद में मस्त है ये लोग। यूजीसी की गाइडलाइन नहीं मालूम, सुप्रीम कोर्ट के फैसले नहीं मालूम। अब बातें ऐसी करेंगे जैसे क्योंकि सूफियों को जानकारी नहीं है तो उन्माद की बातें करेंगे। उन्माद की बातें करते समय यूजीसी की गाइडलाइन की जानकारी नहीं जी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जानकारी नहीं। तो इतना है, सूफी समाज के हित में
बड़े काम करने की आवश्यकता है। जो बहुत बड़ा समाज है, हिंदू मुसलमान को जोड़ता है, गांव गांव जाके जहां पर लोग कार्यकर्ता भी नहीं पहुंच पाते, वहां सूफी समाज के लोग पहुंचते हैं, तो उनके उत्थान के लिए बड़ा काम किया जाना चाहिए। जी ठीक है जी। प्रांजल जी, मुद्दे पे फाइनल कमेंट। देखिए, एक भी जवाब स्नेहा जी अभी भी विवेक भाई नहीं दे पाए हैं, तार्किक और तथ्यात्मक जवाब। बाकी बात को वो देखिए, मुद्दे पे बात कर रहे हैं, ये मुद्दे पे बात कर रहे हैं और दूसरे को पहाड़ा पढ़ा रहे हैं। सुन लीजिए विवेक भाई, आप काहे इतना परेशान है? राहुल गांधी एक भी जवाब इन्होंने स्नेहा जी नहीं दिया, लेकिन फिर भी मैं इनसे एक सवाल पूछ रहा हूं। कभी भाजपा के सांसद ने ही बसपा के सांसद दानिश जी को लोकतंत्र के मंदिर में, लोकसभा में क्या उनके साथ क्या हरकत, क्या बदतमीजी या क्या किया है, ये जग जाहिर है। मैं खुद नहीं बोल रहा हूं, पूरे मीडिया वालों ने उसको चलाया है। वो भी एक सवाल ये ऐड कर लें, लेकिन ये इनके पास कोई जवाब, तथ्यात्मक कोई जवाब नहीं है। और जहां तक इनके ये सूफी और अल्पसंख्यक भाइयों के लिए है, तो बस इनके लिए इतना है स्नेहा जी कि विवेक जी से लेकर पूरी भाजपा बौखलाई हुई है। इनका बिल्कुल दिमाग ही नहीं काम कर रहा है कि क्या करें। ये कभी हिंदू के पास भग जा रहे हैं, तो किसी बैकवर्ड के पास, तो कहीं शेड्यूल के पास, इनको कुछ पता नहीं चल पा रहा है। इन लोगों का बिल्कुल दिमागी संतुलन खराब हो गया है। ये बुरी तरीके से हार रहे हैं और ये देश का जन बता रहा है, हम नहीं। टीवी चैनल पे हम बैठ इनकी तरह झूठ नहीं परोस रहे हैं। ये इनका देश का जन बता रहा है और इनके नेतागण इनको उसको ऊपर तक रिपोर्ट कर रहे हैं। ये बौखलाए हैं, एकदम बौखलाए हुए हैं। इनके पास ये निराधार हैं, कोई जवाब नहीं है, तो बैठ के झूठा ज्ञान यूनिवर्सिटी वाला नोट करके अपना परोस रहे हैं, वही इनके पास। ठीक है, फिलहाल हमारी चर्चा में बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से बताते हैं कि बीजेपी के एक नए कार्यक्रम को लेकर के इस वक्त लगातार चर्चा जारी है। धार्मिक अल्पसंख्यक को ध्यान में रखते हुए एक आउटरीच कार्यक्रम बीजेपी ने शुरू किया, जिसे सूफी संवाद महाअभियान या सूफी वार्ता का नाम दिया गया। लेकिन क्या वाकई इसकी वजह से पूरी तरीके से अल्पसंख्यक समाज अब बीजेपी के पाले में जाएगा? अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं ये इंडिया गठबंधन के लिए एक बहुत बड़े वोट बैंक के नुकसान के रूप में उजागर होगा। खैर, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि क्या होता है इस बार इंडिया वर्सेस एनडीए में। लेकिन उससे पहले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में ये अल्पसंख्यक या फिर ये कहें कि पीडीए का फॉर्मूला जो विपक्ष का है वो कितना काम आता है बीजेपी को मात देने में, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल ऐसे तमाम मुद्दों पर चर्चा परिचर्चा देखने के लिए बने रहे इंडिया वॉच के साथ।